स्टूडेंट्स, आज हम हमारी फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट लेसन करेंगे, ए लेटर टू गॉड, रिटन बाय जी.एल. फिएंट्स। जी.एल. फिएंट्स की फुल फॉर्म है राइटर के जो नेम की ग्रिगोरियो लेपोजी फिएंट्स। ग्रिगोरियो लेपोजी फिएंट्स। ग्रिगोरियो लोपेजी फिएंट्स। ये राइटर के स्पेलिंग की जो शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है जी.एल. फिएंट्स की, इसकी फुल फॉर्म है। अब हम थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं कि ग्रिगोरियो लोपेजी फिएंट्स, जिसको हम जी.एल. फिएंट्स का बर्थ 11 जुलाई 1897 को बर्थ हुआ था। 11 जुलाई 1897 को बोर्न हुए थे और डेथ कब हुई थी? 13 जुलाई 2002 में डेथ हुई थी। अब जी.एल. फिएंट्स जो है राइटर, 11 जुलाई 1897 को इनका बर्थ हुआ था और प्लेस कौन सा था? वो एक आइसलैंड है, कैनरी आइसलैंड, वहाँ इनका बर्थ हुआ था। और ये अमेरिकन राइटर थे, नॉवलिस्ट थे और जर्नलिस्ट थे। अमेरिकन राइटर, नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट थे। और ये एट द एज ऑफ 10 he will go along with his father as a deck boy and worked on the cargo ships to and fro to कैनरी आइसलैंड। अब ये जो जी.एल. फिएंट्स थे वो 10 के हुए थे, जब 10 वर्ष के हुए थे तब अपने फादर के साथ जहाज पर गए थे, कार्गो शिप्स पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। डेक एक जहाज का पार्ट होता है, उसके ऊपर काम करना इन्होंने शुरू कर दिया था और कैनरी आइसलैंड से आगे बढ़े। और इन्होंने काम फिशरमैन के रूप में बोट पर किया था। और जो बोट अर्नेस्ट हेमिंगवे, जो अमेरिकन राइटर हुए हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे अमेरिकन राइटर, उनसे बिलोंग करते थी जो बोट, उन पर भी इन्होंने काम किया है। और ये जो जी.एल. फिएंट्स थे ये नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, इससे भी अवॉर्डेड हो चुके हैं। नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस किस सन में? 1935 में इनको इस प्राइज से अवॉर्डेड किया गया है, नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1935 में। अब इन्होंने अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक फाइनेस्ट नावल था जो बहुत फेमस हुआ, जो कि आगे की क्लासेज में पढ़ाया जाता है। वो नॉवल का नेम है द ओल्ड मैन एंड द सी। ये जो नॉवल है हेमिंगवे का, इनका रोल मॉडल इन्होंने तैयार किया था, मॉडल इन्होंने दिया था कि क्या थीम होनी चाहिए। कि इस द ओल्ड मैन एंड द सी में हेमिंगवे ने अपने इस नावल में एक आदमी जो कि समुद्री यात्रा करता है और कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का उसे सामना करना पड़ता है, लंबी यात्रा पर जाता है, तो उसका वर्णन किया गया है। क्योंकि जी.एल. फिएंट्स भी समुद्री यात्राओं से संबंधित रखते थे, तो उन्होंने इसका मॉडल तैयार किया था इस नावल का, जो कि हेमिंगवे एक राइटर हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे का सबसे बढ़िया नावल है, उसका इन्होंने मॉडल तैयार किया था। अब हम स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाँ, एक और बात इनकी डेथ के बारे में कि जो 13 जुलाई 2002 में इनकी डेथ हुई थी, 104 साल की आयु में, 104 साल के थे, 104, ड्यू टू कैंसर। इनकी डेथ कैसे हुई थी? कैंसर के कारण 104 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हुई थी। ये याद रखना राइटर के बारे में की फैक्ट्स हैं। अब हम स्टोरी के बारे में जान लेते हैं कि ए लेटर टू गॉड, इसमें जो राइटर है वो क्या दर्शाना चाहता है। इसमें
एक किसान के नाम का वर्णन किया हुआ है लेंचो के, और उसमें वो एक फेथ जो हमारा गॉड के ऊपर होता है उसके बारे में वो बताता है कि किस प्रकार अगर हमें विश्वास है तो पहाड़ों को भी हम हिला सकते हैं, कि एक विश्वास होने के कारण कितना कुछ बदल जाता है। तो लेंचो के बारे में भी ऐसा ही उन्होंने बताया हुआ है। लेंचो एक छोटा सा किसान होता है जो कि जिसकी फसल बर्बाद हो जाती है, और फसल बर्बाद होने के बाद वो भगवान पर आशा रखता है और उसे एक लेटर लिखता है, और लेटर में वो हेल्प मांगता है कि कुछ पैसों की उसे हेल्प हो जाए। और हेल्प जब उसे आती है तो वो जितने पैसे मांगता है उससे कम उसे पैसे मिलते हैं। अब वो मनी जो उसे मिलती है वो सोचता है कि शायद पोस्ट ऑफिस वालों ने उसकी मनी रख ली है, और वो पोस्ट ऑफिस वालों ने ही उसकी सहायता की थी। जो मनी उसे भेजी गई थी वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयर्स थे उनके द्वारा, एम्प्लॉयज़ के द्वारा भेजी गई थी। पर आयरनी सिचुएशन की इस कहानी में ये हुई कि लेंचो उस मनी को देखकर 70 पैसों को देखकर गुस्सा हो जाता है, और अगला लेटर लिखता है, सेकंड लेटर, और उसमें डायरेक्ट सेंड करने को कहता है गॉड को। और उन जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन्हें वो ए बंच ऑफ क्रुक्स के नाम से कहकर पुकारता है। चलो ये हमारी आउटलाइन होगी लेसन की। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पेज है हमारी बुक का, और मैं आशा करती हूँ कि सभी को ये अच्छे से समझ आ जाएगा और आप ध्यान से सुनेंगे। बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट वट शुड वी पुट आर फेथ इन? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। अब वो क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अगर विश्वास हो तो हम पहाड़ों को भी हिला सकते हैं, पर हम विश्वास किस में रखें, यही क्वेश्चन इस कहानी में उठता है। लेंचो इज़ अ फार्मर who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be, and guess how the story continues before you begin to read it. अब कहानी के बारे में बताया होगा, स्टोरी के बारे में, कि लेंचो नाम के एक किसान है जो कि भगवान को पत्र लिखता है कि अब उसकी फसल खराब हो गई। क्रॉप्स मतलब फसल रियोन खराब हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और 100 पैसोस, ये करेंसी का नाम है पैसोस, और मांगता है कि 100 पैसोस की पेशकश करता है। क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? क्या भगवान उसको पैसे भेजता है? इन क्वेश्चंस के जवाब सोचो कि क्या होने चाहिए, और कहानी किस प्रकार आगे बढ़ती है। इस कहानी को पढ़ने से पहले ये चीज़ें सोचो। अब ये एक्टिविटी दे रखी है कि वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे? Here is what you have to do. As you read the instructions, discuss with your teacher in class the meanings of these words: counter, clerk, appropriate, acknowledgement, counterfoil, record, consult a dictionary if necessary. Are there words corresponding to these English words in your languages? ये पैसे भेजने और निकालने का एक जरिया पोस्ट ऑफिस का है। जैसा कि आप बैंक में जाते हो, फॉर्म भरते हो, वहाँ काउंटर है, कस्टमर काउंटर है, क्लर्क काउंटर है। किस प्रकार आप वहाँ अपना फॉर्म फिल करते हो, फिर जमा करवाते हो, फिर कैसे आप उसमें से पैसे निकलवाते हो या डिपॉजिट करवा कर आते हो। तो ये सारी एक्टिविटी दे रखी है। अब हम आगे लेसन स्टार्ट करते हैं। ये भी आगे जो ऊपर दे रखा है ये लेसन की वो एक्टिविटी की आउटलाइन है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अब लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है, पहले एक्टिविटी थी। अब वो लेसन में क्या बताता है? द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एंटायर वैली मतलब उस पूरी घाटी में केवल एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, कि पहाड़ की चोटी पर बना हुआ था। जो छोटी पहाड़ी थी उसके चोटी पर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। और इस ऊंचाई से कोई भी नदी भी देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। और खेत और फूलों से भरे मैदान देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उन फसलों को, खेतों को देखकर ऐसे लगता था कि फसल अच्छी होगी। हार्वेस्ट फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन पोर और एट लीस्ट अ शावर। खेतों को भारी नहीं
तो केवल हल्की सी लिस्ट अ शावर डाउन पर हल्की सी वर्षा की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो who knew his fears intimately मतलब गहराई से had done nothing else but see the sky towards the north east, जिसने सुबह से कुछ नहीं किया, केवल वो क्या कर रहा था, आकाश की तरफ देख रहा था, उत्तर पूर्व की दिशा में देखने के अलावा कुछ नहीं किया, जो कि अपने खेतों को गहराई से जानता था कि खेतों को अब क्या ज़रूरत है, हल्की बौछार की, हल्की फुल्की बारिश की ज़रूरत है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, उसने अपनी पत्नी को कहा कि अब हम वास्तव में कुछ जल शायद प्राप्त कर लेंगे। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। अब वो जो औरत रात्रि सुपर मतलब मीन्स रात्रि का भोजन बना रही थी, उसने जवाब दिया कि हाँ यदि भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, और बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, और छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे, और जब तक कि उस औरत ने उन्हें बुलाया नहीं तब तक वो वहीं खेल रहे थे। कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, यह खाने का समय था जब लंचो हैड प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी की, भोजन खाते हुए लंचो ने भविष्यवाणी की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि वर्षा की बड़ी बूंदें पड़ने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तर पूर्व की तरफ, उत्तरी पूर्व की तरफ बड़े बड़े बादल दिखाई देने आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा भी बिल्कुल शुद्ध थी और मोहक थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब लैंचो बाहर वर्षा का आनंद लेने के लिए चला गया, ना कोई और कारण के लिए, जो कि अपने शरीर पर बारिश का अनुभव करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आया एक्सक्लेम्ड तो कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज, बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं। एंड द लिटल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट की हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। बड़ी संतुष्टि के साथ उसने पके अनाज से भरे अपने खेतों को देखा। रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, जो फूलों के साथ पक रहे थे। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि वर्षा से घिरे हुए थे। बट सडनली अ स्ट्रोंग विंड बिगेन टू ब्लो, पर अचानक तेज हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और हवा के साथ साथ ओले, बड़े बड़े ओले भी पड़ने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये तो वास्तव में ओले चांदी के सिक्कों की तरह थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन ran out to collect the frozen pearls, लड़के उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ गए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, अब आदमी क्या कहता है लैंचो, कि भैया तो वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, और ये जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। एक घंटा लगातार ये जो बारिश थी, ये जो तूफान था, उसके घर के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर, बगीचे के ऊपर, खेतों के ऊपर, पूरी घाटी के ऊपर चलता रहा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, और जो फसल थी, जो खेत थे, वो ऐसे ढक गए कि मानो
नमक ने खेतों को ढक दिया, इतने सफ़ेद हो चुके थे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, वृक्षों के ऊपर कोई भी पत्ता नहीं रहा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट, अब फूल भी जा चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान चला गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वह घाट अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों को उसने कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर टिड्डों का दल भी अगर फसल के ऊपर आता तो शायद इससे ज़्यादा छोड़ देता। यहाँ तक है, आगे हम कल करेंगे। और अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपने आंसर देने हैं।